आप देखे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसका इंतजार था वो रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह के अगुवाई में 5 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया था। यह घटना 28 दिसंबर की है, जब 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था कि चुनाव होंगे और अधिसूचना जारी होने के बाद बवाल मचना शुरू हुआ था। कहा जा रहा था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के रिपोर्ट के बिना ही इस अधिसूचना को जारी क्यों किया गया। खैर, सरकार सत्ते में आई और उसके बाद लगातार इस पर तारीखें चलती रही। तारीखें चलते चलते जब आखिरी फैसला आया तो 27 दिसंबर को कहा गया कि इसकी रिपोर्ट के बिना आप चुनाव नहीं करा सकते। उसके बाद सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए 28 दिसंबर को समिति गठित की और राम अवतार सिंह की अगुवाई में कहा गया कि 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आपको सौंपनी है। खैर, लंबी सुनवाई नहीं, लंबा काम नहीं, और यहाँ पर महज 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंप दी गई। 350 पन्ने की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के माध्यम से अब सरकार आने वाले चुनाव में जाने वाली है। खैर, 1 या 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। उसके बाद जो सुनवाई है पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर, वो 11 अप्रैल को होनी है। यानी 11 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद ही फैसला हो सकेगा कि चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग जल्दी इस पर फैसला लेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच अचानक फैसला आना, सुप्रीम कोर्ट का दखल देना, और दखल देने के बाद यह समिति की रिपोर्ट बनाए जाना। उसके बाद रिपोर्ट के द्वारा अब कुछ तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। तो मेरे ख्याल से 5 दिसंबर को अधिसूचना की जरूरत क्या थी? इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों थी? और अगर जल्दबाजी में नहीं थी तो ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? अगर प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर बाद में समिति क्यों बनाई गई? और समिति के माध्यम से सरकार द्वारा भी बात कही गई कि हम पिछड़े वर्ग के विरोधी नहीं हैं, हम यहाँ पर एक बेहतर कल की पटकथा तैयार करना चाहते हैं। और इसके लिए 6 महीने के नहीं बल्कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाना स्पष्ट करता है कि समिति ने भी सरकार के आदेशों के अनुसार यहाँ बहुत जल्दी तैयारी की और एक विस्तृत 350 पन्ने की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वो रिपोर्ट जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाएगी। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट पर भी ट्वीट किया है कि वहां पर जब रिपोर्ट सौंपी जाने की तस्वीर जारी की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को देने के दौरान सरकार और तमाम लोग वहां पर जूते पहने हुए थे, पर पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य है जो रिपोर्ट सौंप रहे थे उनको जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। खैर, इस ट्वीट के मायने क्या है, पिछड़ा वर्ग को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी सक्रिय है और सरकार पर उनके आरोप कहां तक सही है, उसकी चर्चा तो बाद में की जाएगी। फिलहाल एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर को टैग करते हुए ट्वीट करके लिखा कि मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूते पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़ें, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी, जिस पर कैबिनेट में चर्चा होने के बाद लगभग 21 प्रस्ताव पास हुए। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा।
अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि जब ओबीसी आयोग के सदस्यों ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी तो उनके जूते उतरवाए गए, जबकि सीएम योगी और उनके कुछ खास लोग बैठक में जूते पहनकर पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव के मुद्दे को उछाला है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पहले से ही इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर ओबीसी टीम पहुंची ही नहीं और ऐसे ही रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया है। बहरहाल निकाय चुनाव में जो सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थीं, अब नई आरक्षण प्रक्रिया में अगर ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं तो जनरल कैटेगरी के नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दी जाती हैं तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे तमाम नेताओं की उम्मीदवारी पर संकट के बादल गहरा गए हैं। राजनीति में राजनेता मुद्दे भुनाना अच्छे से जानते हैं। फिलहाल मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, आने वाला परिदृश्य क्या होगा, किसको कहां पर लड़ने का मौका मिलेगा, ये फिलहाल तो 350 पन्ने के पिटारे में बंद है। जल्दी पिटारा खुलेगा और सुनवाई भी होगी और जल्दी चुनाव आयोग इसका फैसला भी करेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस रिपोर्ट के आने के बाद अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख है, उन्होंने ट्वीट करना और बीजेपी का पिछड़ा वर्ग के भेदभाव का आरोप लगाना स्पष्ट करता है कि राजनीति अभी और बढ़ेगी। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं। नेता भाजपा से सफार भाई अपना पक्ष रखें, प्रवक्ता आपसे सहीद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता सपा से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे, राजनीति विशेषज्ञ के रूप में गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे, जयराम भार्गव भाई प्रवक्ता सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा और नेता भाजपा से रहेगा। सवाल भाई, रिपोर्ट आ गई है और बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, 11 अप्रैल को सुनवाई भी होगी, उसका फैसला आएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से रिपोर्ट आने के बाद घमासान मचा है कि पिछड़ा वर्ग के हम ऐतिहासी हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी ने जो प्रोपेगेंडा रचा था उससे अलग जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो सरकार द्वारा भी एक समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी गई। क्या रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी जा रही थी, उसका जो चित्र वायरल हुआ, जो चित्र जारी किया गया, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जिस तरह से एक ट्वीट आया है, उसको कैसे देखते हैं? आप पर आरोप लगाया है कि बराबरी की धारा को भूलकर जो वहां पर जूते पहने थे, जो बिना जूते के थे, ये कैसी बराबरी और कैसा समाजवाद? आप सभी को मेरा नमस्कार। गौरव जी, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, जिनको प्रमुख नहीं कहेंगे, ट्विटर मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, क्योंकि जनता से दूर हो चुके हैं, तो उनके पास एक ही माध्यम बचा है कि कोई भी बात होती है उसको ट्वीट कर देते हैं। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं जी, ये आरोप इनके निराधार हैं जी, इन सब का कोई मतलब नहीं है जी। और जो तस्वीर पर जो दिखाई है, इनको एक सम्मान होता है, आदमी जाता है, मैं भी किसी के घर में जाता हूँ तो जूते उतार देता हूँ। अगर ये पिछड़ा वर्ग आयोग के जूतों को देख रहे हैं तो बगल में AK शर्मा जी खड़े हुए हैं, वो जूता पहने हुए हैं, उनके पैर को भी देखना चाहिए। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जब रिपोर्ट आ गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसको सभी दल मानेंगे और चुनावी मैदान में आएंगे। उसके बाद जब चुनाव मैदान में आएंगे और जब चुनाव का बिगुल बजेगा, तब इनको इस बात का एहसास होगा कि हम अपनी ज़मीन खो चुके हैं और ये OBC का जो डंका पीटते हैं वो वोट बैंक कहाँ गया और किसके साथ गया और किसके मेयर जीतेंगे, किसके चेयरमैन जीतेंगे, किसके पार्षद जीतेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अच्छा, पर सवाल भाई, आप कह रहे हैं कि ट्विटर प्रमुख हैं, वो ट्विटर से राजनीति करते हैं। हाँ, सदन में नहीं देखा जाएगा? नहीं, सदन देखिए, सदन में
गए हैं सदन में 111 बोल विधायक। नहीं देखिए, जनता की अगर आवाज उठाना है तो मैं चाहता हूं कि अगर जनता की आवाज राजनीतिक दल से पांच लोग मौजूद देखिए, अगर हैं, सड़क बाकी पर लोग जूते सड़क पहने हैं, अगर ये कुछ बात तो कोई कही है। बात देखिए, सड़क पर आना चाहिए, हाँ। सड़क पर आकर के जनता की आवाज को उठाना चाहिए। जो गरीब जनता है, जिनके जिस संवेदनाएं और व्यवस्था ही ट्विटर चल रही है आजकल। संवेदनाएं तो ट्विटर से दी जाती है, देखिए, ट्विटर से किया जाता है। नहीं, तमाम बड़े बड़े नाम ट्वीट से अपनी राजनीति कर रहे हैं इस समय। देखिए, नाम गिनाऊं क्या? राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इनका जो अब पहले ये जो अखिलेश जी हैं, जो सपा के प्रमुख हैं, ये क्राइम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। आजकल ये सड़कों पर उतरना इन्होंने बंद कर दिया है, तो ये ट्वीट करते हैं, तो इसलिए ट्विटर मुख्यमंत्री के नाम से ये जाने लगे। तो अब है क्या कि ये ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने मैंने आपको बता दिया कि ए.के. शर्मा जी भी खड़े हुए हैं और सम्मान में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्होंने जूते उतार दिए। मैंने इसीलिए मैंने ए.के. शर्मा जी की तरफ इशारा किया कि उनके जूतों को देखने, वो जूता पहने हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अब है क्या कि जनता ये अपना जनाधार खो चुके हैं, इसलिए ये ओबीसी की बात करते हैं। और ओबीसी की बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने एक ओबीसी सम्मेलन भी कराया था, जिसका कोई इनको अब लाभ मिलने वाला नहीं है। अभी ये सब रिपोर्ट आ गई है, आप देखिए, ये रिपोर्ट आ गई है। अभी 11 तारीख को आप देख लीजिएगा, 11 तारीख तक फैसला आ जाएगा। मेन चीज क्या है कि हमको देखना है कि जनता किसके साथ। हम राजनीतिक दल हैं, हम जनता के बीच में हैं। जनता हमको सपोर्ट कर रही है या जनता हमको सपोर्ट नहीं कर रही, इन चीजों को देखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, कांग्रेस के जो राजकुमार थे वो सड़कों पर रहे थे, लेकिन जो अभी चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे आपको देखा, सारी देश की जनता ने देखा कि वो किसके पक्ष में थे। और हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए हमें पूरा विश्वास है कि जब नगर निगम के चुनाव होंगे, इन सब का सुपड़ा साफ होगा, इन सबको जनता इनकी हैसियत बताएगी, जो ये अगला और पिछड़ा की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। नितिन भाई सवाल भाई तो कह रहे हैं यहाँ पर ट्वीट मुख्यमंत्री है, इनको दिखता नहीं है, 111 विधायक नहीं दिखते हैं, मेहनत नहीं दिखती है, गंभीरता नहीं दिखती है, क्या दिखाना चाहते हैं भाई ये लोग जी? तो उन्होंने मुख्यमंत्री तो माना, ट्विटर का ही मुख्यमंत्री सही। चलिए, उनको इतना तो धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री मान लिया। चलिए, ठीक है। अब इनका राजनीतिक बौद्धिक तो इस स्तर का है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए, ठीक। और देखिए, इन्होंने दो बातें, उसका जवाब क्या दे रहे हैं कि वो दो लोग चप्पल उतार के गए हैं और उनके बगल में ए.के. शर्मा जी खड़े हुए हैं, तो वो चप्पल पहने हुए हैं। अरे यही तो हमारा आरोप है कि पिछड़े जाएंगे तो घर के बाहर चप्पल उतार के जाएंगे, और अगले जाएंगे तो चप्पल के जूते पहन के भी जाएंगे, जूते गले में भी लात डाल के चले जाएं, तो कोई आरोप नहीं है। अच्छा, मंच से जब धक्का दिया जाता है उस पर क्या कहेंगे? प्लीज, मंच पे जब धक्का दिया जाता है उस पर क्या कहेंगे? गौरव जी, मैं डिबेट कि सुअर आदमी ये नहीं मानेगा। नितिन भाई मेरी बात रख लीजिए, नितिन भाई मेरी बात रख लीजिए, जवाब तो दीजिए। सवाल भाई प्लीज, भाई साहब, सवाल भाई प्लीज, आप बड़े भाई ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं। आगे टर्न में पूरा मौका दूंगा। अभी नितिन भाई को बोलने दीजिए, उनका टर्न है, बोलने दीजिए, पूरा मौका मिलेगा सबको, बराबर समय मैं देता हूं अपने डिबेट में। अभी मत बोलिए, नितिन भाई बोलिए, मैं समझ चाहता हूं, बोलिए। मैंने गौरव जी बहुत आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यार जाहिल लोगों को मत बिठाओ। इसको मैंने 10 मिनट झेला, जितना मुझे पहले राउंड में टोक दिया यार, मेरा फ्लो खराब। आप बोलिए, आप बिल्कुल नहीं टोकेंगे। अगर सफा मैं अगर दोबारा आप मुझे टोकोगे तो मैं प्रथम से पता नहीं मैं अपशब्द बोलूं। नहीं, अपशब्द नहीं बोलना, ठीक है। 10 मिनट इनको आराम से झेला मैंने, पहले राउंड में एक भी बात नहीं टोका है। यार जाहिल लोग आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ। ठीक है भाई। पिछली डिबेट में देखा, वो एक जाहिल था, उसने वो बदतमीजी की थी एक पत्रकार के साथ, ये दूसरे जाहिल उससे बड़े वाले आ जाते हैं। नितिन भाई अब नहीं बोलेंगे, चलिए बोलिए। सवाल भाई प्लीज बोलिए, नितिन भाई बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, सवाल ये नहीं चलेगा, और इस तरीके से करोगे मैं आपके साथ कभी डिबेट नहीं करूंगा। बोलिए नितिन भाई, बोलिए बड़े भाई बोलिए, चलिए आगे सवाल भाई आपको सुनना है। नहीं, क्या तरीका है? पहला राउंड होने दीजिए। कोई आदमी पहला सेंटेंस पूरा करेगा, पट से मदनिया तरीके हाथ उठा देते हो। सवाल भाई प्लीज, पहला राउंड होने दीजिए। बोलिए नितिन भाई, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का, बोलिए जी। देखिए, हम लोग जिस विषय गंभीर विषय बात कर रहे थे, इसलिए गंभीर विषय बात करने के लिए गंभीर लोगों को होना चाहिए, जो कम से कम उस डिबेट के महत्व को समझे। आज पिछड़ों के इतने बड़े हक का मामला है, जिस पर सरकार ने किस तरीके से गोलमोल किया, सरकार ने जिस तरीके से पिछड़ों के हकमारी करने के लिए जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा कर दी। लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती है, और टिप्पणी इतनी सख्त कि अगर सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के ही क्यों ना चुनाव करा लिया जाए। इस टिप्पणी के बाद सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है, और सरकार को पुनः
फिर से एक सर्वे कराना पड़ता है। उस सर्वे के बाद वो सर्वे की आज रिपोर्ट सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद चुनाव का पुनः आरक्षण डिक्लेयर होगा। आरक्षण के बाद चुनाव की प्रक्रिया होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इससे साफ होता है कि सरकार किस तरीके से अपने प्रोपेगेंडे को और हाईलाइट करना चाहती है। ये जहां कहीं नहीं होते हैं, ये वहां भी अपने को हाईलाइट करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी 2 मार्च को कुछ राज्यों के चुनावी नतीजे आए, जिसमें 5 राज्यों के उपचुनाव हुए और 3 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में से तीन सीटें, जो 5 राज्यों की 6 सीटें थी, उसमें 3 सीटें कांग्रेस जीतती है, 2 सीट बीजेपी जीतती है और 1 सीट झारखंड की पार्टी जीतती है। 6 सीटों में पता नहीं कि 6 में से 2 सीटें भाजपा जीतती है 5 राज्यों में। अब आ जाते हैं मेन चुनाव में। मेन चुनाव में मेघालय में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है 60 सीटों पर और उन्हीं काडरान संगमा को पानी पी कर गाली देते हैं। और जब वो 26 सीटें लेकर के सबसे बड़ी पार्टी हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट पाती है और 2 सीट पर पुनः चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आ पाता है बिना शर्त समर्थन दे करके, और किस तरीके से गाल बजाने पहुंच जाते हैं। तीसरा आ गया आपका नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों मात्र 12 सीटें पाती है और गाल बजाता है कि भाजपा सरकार। ये किस तरीके का ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। आज वही बात यहाँ लागू हो रही कि पिछड़ों की हकमारी करते हो। पिछड़े लोगों को जब तुम्हारे दरबार पर आएंगे तो उनके जूते बाहर उतरवा दिए जाएंगे। ये कैसा समाजवाद, कैसी संवैधानिक सरकार है कि जहां इस तरीके के, और वही हमें कितनी बेशर्मी के साथ भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि AK शर्मा जूता पहने। AK शर्मा नहीं, सारे के सारे शर्मा जी, तिवारी जी, दुबे जी और जितने उनके सम्मानित लोग हैं, स्वयं योगी आदित्यनाथ, वो सब जूता पहने, सिर्फ पिछड़े ही लोग। तो मेरा यही तो दर्द है कि पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों। एक पिछड़ा जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ता है तो गंगाजल से आप धुलवाते हो। पिछड़ों का इस तरीके से, कभी आप पिछड़ों को किस किस तरीके से आप तमाम, मैं उन पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता हूं कि चौपाइयां क्या क्या रही, क्यों क्यों कहा गया, और इस तरीके से सिर्फ आप पिछड़ों की नाक के आगे गाजर लटका करके और उनको आप इस तरीके से गाजर लटका करके बहुत दूर तक आगे नहीं ले जा सकते हो। ये लोग अब समझ गए हैं और अभी आप चुनाव डिक्लेयर करिए, आरक्षण डिक्लेयर करिए। अभी चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अब लोग इनके बहकावे में नहीं आए। इन्हें पता है कि ये मनुवाद पर आधारित सरकार चलाना चाहते हैं। ये संविधान को सिर्फ एक धोखा बनाकर, जैसे गांवों में खेतों में पशुओं की रखवाली के लिए एक धोखा टांग दिया जाता है, उस धोखे के तरीके इन्होंने पिछड़ों को आगे खड़ा कर रखा। पिछड़ों के कुछ लोगों को बाकी उनकी हकमारी करना चाहते हैं, ये पिछड़ों को कुछ देना नहीं चाहते। ये पूरा इनका एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है और वो अभी नतीजे सामने आने वाले हैं। ठीक है। प्रवक्ता आप सैयद मोहम्मद तकी भाई, आपके तो इस समय दिल्ली की जो मामले चल रहे उसी को लेकर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। खैर, इसके अलावा तकी भाई, जो रिपोर्ट आ रही है, हर पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए अपने आप को हितैषी बताती है। हर पार्टी बोलती है कि हम पिछड़ों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, कमजोर वर्ग के साथ हैं। पर जब वास्तव में लड़ाई का समय आता है, जब पिछड़े वर्ग के लोगों पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो कोई पार्टी सामने नहीं आती है। देखिए गौरव भाई, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज प्राइम न्यूज़ से फिर से बुलाया एक बार जी। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। बोल लीजिए। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना जी। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात। अगर चुनाव लेट हो रहे हैं, ये चुनाव लेट होना वोटर मतदाता का भी अपमान है। अच्छा। क्योंकि मतदाता भी जो है वो बदलाव लाना तो चाहता था। चुनाव करा दिए जाते क्या? नहीं, जो ये जानबूझ कर डिले कराया गया। जब आपको पता है कि इस तरह से सर्वे होना है, बिना सर्वे के, जब पहले ही से सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बताया दिया है कि आप सर्वे ठीक से कराइए, आपने सर्वे क्यों नहीं ठीक से कराए? आपने ऑफिस में बैठे बैठे एक दूसरे से पूछ के सर्वे भर दिए। नहीं भाई, सर्वे कहाँ ठीक से हुआ? सर्वे वही तो सरकार कोर्ट ने कहा सर्वे ठीक से कराइए। कैसे सर्वे कराया आपने? उन्होंने कहा सर्वे हमने ऐसे करा दिया। कैसे सर्वे कराया इन्होंने? कहाँ ठीक सर्वे कराया? मैंने तो आपकी चैनल पे डिबेट के दौरान मैंने पूछा था कि उस सर्वे की प्रक्रिया क्या है, उस सर्वे किसके जरिए किया गया, क्या सैंपल साइज है, कितने लोगों से पूछा गया है। ऑफिस में बैठे बैठे आपने सर्वे करा दिया और चुनाव को डिले करा के आपने वोटर का भी अपमान किया है। क्योंकि वोटर भी चाहता था समय से चुनाव हो। दूसरी बात, बहुत से लोग जो प्रत्याशी जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे और जो गरीब हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, उन बेचारों ने पोस्टर लगाए, थोड़ी होर्डिंग लगाई, उनका पैसा वहां बर्बाद हो गया। जो उत्साह उनके अंदर था
चुनाव के दौरान, चुनाव जनवरी फरवरी में होने वाले हैं, वो उत्साह जो है उनका डाउन हो गया। और बीजेपी ने ये किया जानबूझ से किया है, क्योंकि G20 की समिट होने वाली थी, इनका इन्वेस्टमेंट समिट थी, उसको डिले किया, ये जानबूझ हरकत की गई है। इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद जब ओबीसी का सर्वे हो रहा है तो अन्य जातियां भी कहेंगी हमारा भी सर्वे हो, क्यों ओबीसी का सर्वे हो, जो पिछड़ी जाति है और जो दलित जाति वो भी कहें उनका भी सर्वे होना चाहिए। तो बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत सर्वे कराएगी नहीं कराएगी उस पर क्लियरिटी नहीं है। और ये पसमंदा समाज की बात करने चले जाते हैं मुस्लिम समाज में तोड़ने के लिए, लेकिन ये हिंदुओं के अंदर जो है और अन्य जातियों के अंदर सर्वे कराते नहीं है। कि सर्वे क्या है, ताकि उनकी बातों को दबाया जा सके, उनको एहसास ना होने पाए कि उनके अधिकार क्या है, उनकी जनसंख्या क्या है। आम आदमी पार्टी ने भी, आपने सोचा अभी जो दुकानें बंद हो जाएंगी भाई, आम आदमी पार्टी ने जब अभी सत्र चला था संसद में तो हमने लोअर पक्ष में 3-4 मुद्दे उठाए थे। उसमें से महिला आरक्षण के साथ साथ हमने जातिगत सर्वे का भी बात करी थी कि जातिगत सर्वे होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको पता चले कि उसकी जनसंख्या कितनी है, उसके अधिकार क्या है, उसको अधिकार से आप लोगों को वंचित नहीं कर सकते। ये हमने समाज इसलिए बनाया है ताकि हर समाज के अंदर दुर्भावना ना आए, लोग बराबर में साथ में खड़े हो, क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं, एक देश है। और कल को अगर कोई बाहरी तत्व हमारे पर आक्रमण करता है तो हमें एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ना है। तब दलित और पिछड़ा और ब्राह्मण और ठाकुर नहीं देखा जाएगा। जब कोई बाहर से आएगा हमें आक्रमण करने के लिए तो हम ढूंढ के जाति की हमको नहीं मारेगा, वो हमको भारतीय होकर मानेगा। तो हमें भारतीय बन के इसको लड़ना है। तो ये भारतीयता की भावना जो है ये पैदा करना राजनीतिक दलों का क्या कर्तव्य है। और जो नहीं हो रहा है जातिगत समीकरण को साधने के लिए, वोट बैंक राजनीति के लिए, बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, बिजली की, महंगाई की, उसकी बात नहीं हो रही। आप देखिए कैसा परिदृश्य बन रहा है पूरे देश के अंदर कि मैं आपसे 2 मिनट लूंगा बस, सिर्फ 30 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मोदी सरकार 10 साल पूरे करने वाली है केंद्र के अंदर। और गौरव भाई, जब से मैंने होश संभाला है 1992 से मैंने होश संभाला, जब मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया था उसमें 12 साल का था, 12-11 साल का, इससे मैंने होश संभाला है। मेरे याददाश्त में ये पहली सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत मिला। अच्छा, पहली 2014 में, दूसरी बार। अब सवाल उठना चाहिए 10 साल के बाद बीजेपी ने क्या किया। महंगाई को लेके क्या किया, रोजगार को लेके क्या किया, महिलाओं के अधिकार को लेके किया, नदियों को साफ करने को क्या लिया, पर्यावरण को साफ करने के क्या। इससे सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो उठने चाहिए। लेकिन बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है कि अब मोदी जी सवाल ना पूछे जाए, हिंडनबर्ग का सवाल ना पूछे, सवाल किसे पूछा जाए, अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए, मनीष सिसोदिया से पूछा जाए और सत्येंद्र जैन से पूछा जाए। उनको आकर के इस सवालों से दबना चाह रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 10 साल के बाद 10 साल एक पार्टी ने, ये बहुत सालों बाद हुआ है गौरव जी, बहुत सालों बाद हुआ। जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, जितने भी मेरे साथी बैठे हुए यहाँ पे, चाहे जितेंद्र भाई हो वो इस बात पे एग्री करेंगे, चाहे दयाराम भार्गव साहब हो, गिजेंद्र त्रिपाठी जी वरिष्ठ है हमारे, और शहबाज हुसैन साहब भी एग्री करेंगे कि बहुत सालों बाद भारत के अंदर ये भाग आया है कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। और हम चाह रहे थे कि बहुत जबरदस्त विकास होगा, हमारा पैसा कहाँ पर रुपया बढ़ जाएगा, सरकार भी बनी थी भाई। लेकिन नहीं, सरकार बहुत 30-35 सालों बाद ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। आपको ये याद होगा, आप कांग्रेस की है, राजीव सरकार भी कांग्रेस। अरे बहुत, राजीव गांधी बड़ा बहुमत आया था। अरे राजीव गांधी की डेथ हुए भाई साहब अच्छे खासे साल हो गए, बड़ा बहुमत आया जब से मैंने होश संभाला है 1992 से। आप बताइए कभी पूर्ण बहुमत सरकार आई? तब से नहीं आई है। तो फिर तो लोगों को अब 30, मैं खुद जो 40 साल के आसपास हो, क्या चाहते हैं आप? दर्द क्या है? दर्द ये है कि जो सरकार को लोगों ने चुना था देश का काम करने के लिए, असफल हो गई है, वो पूरी तरह से असफल हो गई है। और असफलता को छुपाने के लिए बीजेपी नए नए स्वांग रच रही है और सही बात नहीं करती, मुद्दे की बात नहीं करती, लोगों भटका। हाँ, हर तरह का एक प्रकरण, हर तरह का नया प्रकरण खड़ा है जिससे मुद्दों से लोगों को भटकाया जा सके। दयाराम भार्गव, दयाराम भाई, रिपोर्ट आ गई है, कल सौंप दी गई है, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और इंतजार खत्म होने वाला है। निकाय चुनाव का बिगुल जल्द ही बजेगा। उसके बाद सपा प्रमुख का क्या खत्म होने वाला है गौरव भाई? इंतजार गौरव भाई, क्या खत्म होने वाला? इंतजार खत्म होने वाला भाई, नहीं हो रहा क्या? अच्छा, इंतजार करो, ठीक। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको सुनाई नहीं दिया। और सपा प्रमुख का ट्वीट कि भेदभाव का लगाया आरोप, कैसे देखते हैं तमाम मुद्दों को? देखिए, मेरी नजर में तो भेदभाव जितने पैनलिस्ट बैठे सभी हैं। अच्छा, चलिए। अभी जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे थे, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से थे जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ, उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। दूसरी बात देखिए, भेदभाव कैसे खत्म होगा? हमारे सामने सभी पार्टियों के पैनलिस्टों को समझिए, जो तहसीलों में ठप्पा लगाते हो ना जात के नाम पर, पहले इसे खत्म कर दीजिए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। बार बार जात के नाम पे रोना मत रोइए।
पिछड़ी जात में 6,743 जातियां बना दी गई। उन जातियों का शैक्षणिक और क्या नाम आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक है, उनके घर में जाके देखिए, मड़ैया में रह रहे हैं, उनके ऐसे ऐसे जैसे कोली है, बारी है, बिहार है, रजवार है, खंगार है, बहलिया है, अरक है, बंसी है, बंजारा है, पूरा याद है। ऐसी तमाम जातियां हैं जिन जातियों का वोट तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन शासन प्रशासन में उनकी जाति का कोई व्यक्ति नहीं है। अब हमारे लोग कहेंगे कि भार्गव जी बैठते ही जातिवाद शुरू कर दिया। अगर जातिवाद नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ट्रिपल जो है ओबीसी के ऊपर क्यों लाई गई? क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट किया, उसको जाकर के सरकार को 71 दिन में दोबारा टेस्ट को ट्रिपल टेस्ट आयोग बना करके करना पड़ा। हम आप बैठ करके केवल जातियों को कोसते रहेंगे कि जातियों को उद्धार करने की बात करेंगे? दूसरी बात देखिए गौरव भाई, आज जाति के ऊपर चर्चा बहुत होती है, जितनी पार्टियां हैं, हमारे सभी लोग कहते हैं हम जातिवाद की चर्चा नहीं करते हैं। इस देश में सबसे पहले अगर सरकार कोई बनाई थी तो कांग्रेस शासन में बना था। कांग्रेस शासन से लेके काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग से लेकर बीपी मंडल आयोग से लेकर विंध्यश्री आयोग से लेकर के राघवेंद्र आयोग से लेकर सारे आयोग बने, लेकिन पिछड़ों का भला कहाँ हुआ भाई? आयोग पे आयोग, आयोग पे आयोग, इनका कल्याण कब होगा? अच्छा। अभी हमारे भाई, मैं पीछे सुन नहीं पाया, ये लोग यही कह रहे थे कि जातिवाद भारतीयता के नाम पे जातिवाद। बताओ भैया, आपका एक जात का आदमी दूध रोटी मलाई खा के तैयार होगा, वो गरीब आदमी नमक रोटी खा के जो मड़ैया में रहता है, उसको आप भारतीयता के नाम पे लड़ाने का काम करेंगे? अगर लड़ाई लड़ना है तो दोनों को समकक्ष बैठा करके आपको करना पड़ेगा, तब लड़ाई मजबूत होगी। यही तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कह रही है। रोजगार पर शिक्षा लागू कर दिया जाए। दूसरी बात, अभी आप देखिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी खतरनाक हो गई है। एक देश एक निशान एक संविधान, तो अगर सब एक है तो शिक्षा एक क्यों नहीं देश की होनी चाहिए, चाहे प्रदेश की हो देश की हो? अच्छा, अब प्रदेश में शिक्षा कई प्रकार की है। प्राइवेट में जो कैसे क्या नाम है कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, चलिए मुद्दे पे आइए, कबूतर पढ़ाया जाता है। मुद्दे की बात ये देखिए, आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो आयोग ने रिपोर्ट जारी किया, सरकार मंथन कर रही है। अगर आयोग का रिपोर्ट सही है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर पिछड़ा के साथ, मैंने इसलिए बताया क्यों नहीं है, अब तक विसंगतियां जो आई थी आयोगिक वजह तो आई है। मैंने आपको बताया ना, मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग, विंध्यश्री आयोग, अच्छा, सपा प्रमुख जो ट्वीट किए उस पे क्या बोलेंगे? सपा प्रमुख जो ट्वीट किए, भेदभाव का आरोप लगाया बीजेपी, उस पे क्या कहेंगे? क्या चीज? सपा प्रमुख ने जो ट्वीट किया है उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने बीजेपी पे भेदभाव का आरोप का इल्जाम लगाया। नहीं, देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, उनके ट्वीट से ये बताया गया कि वो जूता पहन लिए, वो नहीं पहने हैं। अगर इस तरह की कृत्य है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर इसको लेकर के वो राजनीतिकरण कर रहे हैं तो शूद्र नहीं है। अच्छा। वो सवर्ण है अखिलेश यादव जी। अच्छा। वो शूद्र नहीं हो सकते। अच्छा। क्योंकि आपकी सरकार में पिछड़ों का जो है, अति दलितों का प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी ने खत्म किया। अच्छा। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था पिछड़ों दलितों का क्या हाल है। अच्छा। जब उनको देने की बारी थी तब आपने दिया नहीं। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात थी तब आपने किया नहीं। ऐसे सारी विसंगतियां हैं, उसमें आप चुप्पी लगा गए थे। आज आप विपक्ष में बैठे हैं, आप तरह तरह की बातें मत करिए। पिछड़ों के हक अधिकार की अगर चाहिए उत्तर प्रदेश में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हमारे समाजवादी भाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता के साथ सदन में लड़ाई लड़के लागू करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, गजेंद्र त्रिपाठी आ गई बात आ गई। गजेंद्र त्रिपाठी जल्दी बोलिए। गौरव भाई जी, अब ये आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया जी, अब उसको कोर्ट उसको समझेगी जी, लेकिन मैं यहाँ पर जी भार्गव जी से सहमत हूँ कि जब तक हम जातीय जनगणना पे नहीं आते हैं जी, कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनकी अगर गणना नहीं होती है जी, तो हर वर्ष आप उठा के देखें कि 12वीं पास करने वाला विद्यार्थी 67% ओबीसी का विद्यार्थी जी ग्रेजुएट नहीं होता है। 67% है ये जी, ठीक है। और वहीं अगर आप आते हैं हमारे आकर के मुस्लिम समाज में देखते हैं हम जी, तो 83% बच्चे ग्रेजुएशन में जाते ही नहीं। ठीक। तो गणना का आधार अब वहां पे कोर्ट में क्या होगा और किस आधार पे क्या क्या गणना हुई है जी, वह तो देखा जाएगा। ठीक। लेकिन जातीय स्थिति को अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर से
ओबीसी समाज दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। चलिए, और जो हालात सज्जर कमेटी में आई थी मुस्लिम समाज के लिए जी, कि दलितों से बदतर हैं, अच्छा, उसमें आज सुधार का कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब आप हालात को देख लें जी, कि राष्ट्र मजबूत होगा कैसे? जी, इस गणना से नहीं, इस आरक्षण से नहीं। जी, अब आरक्षण के नाम पे क्या हो जाएगा कि ये ओबीसी को ये सीटें आरक्षित कर दी गई, ठीक है। अच्छा। लेकिन वह समाज उसी ओबीसी का, जी, वह जाति जिसकी शैक्षिक हालत खराब है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, गणना यहां होनी चाहिए कि ओबीसी में कितने लोग सरकारी नौकरी में, कौन कौन सी जातियां नहीं हैं, अच्छा, राजनीतिक स्तर कौन कौन सी जातियों की नहीं है, जी, उनको आगे कैसे लाया जाए। अच्छा, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा, इस पर विचार करने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। अच्छा, ठीक, अभी जो पीड़ा मिली देखने के लिए यहाँ पर कि निश्चित तौर से राजभर जी की वो पीड़ा है धरातल की, पीड़ा है, बिल्कुल। कौन सी पीड़ा? जैसे कि बहन जी की एक पीड़ा है। अच्छा, मायावती की सरकार जब आती है, पीड़ा सबको करना कुछ नहीं चाहता। देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती की जब आती पीड़ा है सबको सरकार, करना कोई कुछ नहीं चाहता। ऐसा करो भाई, उत्तर भाई, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है तो किसी दलित के घर में सोने की, ठीक है, असरफियां देने नहीं चली जाती है। अच्छा, लेकिन दलित के आंखों में एक तेज रोशनी आ जाती है, अच्छा, उसको मालूम होता है कि अब मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। चलिए, ठीक है, तो सरकार ऐसी चाहिए जो किसी के साथ अन्याय न करे। सरकार न्याय कर रही है क्या? अरे ऐसा है, अब रिपोर्ट सामने है। अच्छा, अगर 67%, देखिए राष्ट्रीय मुद्दे है ये, अगर 67% विद्यार्थी ओबीसी का ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य राष्ट्र का क्या होगा? अच्छा, ठीक है, सपा प्रमुख ट्वीट की है, सरकार को आईना दिखाया, इसके लिए क्या? देखिए, यह राजनीतिक स्टैंड अगर सपा हो, अच्छा, चाहे वहां पे बसपा हो, चाहे वहां पे कांग्रेस हो, मैं क्या कह रहा हूं जी, ये राजनीतिक दल है, अपनी बात कहेंगे। अगर कोई किसी और तरह अभी देखिए सपा, सुनिए सुनिए, सुनिए बताओ, ऐसा है, उन्होंने भी अपनी वहां पर पीड़ा रखी ना। पीड़ा रखने के लिए कहा जाएंगे वो? अच्छा, जो माध्यम है उस माध्यम के से अपने लोगों को पीड़ा जायज है? वह सूचना दे रहे, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। अच्छा, अगर मैं वहीं पे जूता पहन के जाता हूं, कोई जूता उतार के जाता है, ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, यह समाज कौन सा समाज है? तो सपा भाई समझे कि नहीं, देखिए अखिलेश यादव समाजवाद से आते हैं। अच्छा, और समाजवाद क्या कहता है कि सबको समान विचारधारा, बराबरी का बात करता है। लेकिन जब सत्ता में आते हैं, दयाराम भाई हंस रहा है भाई, नहीं, जब वही दयाराम भाई और भाजपा वाले हंसने लगे, वही जब भाई दयाराम भाई भाजपा वाले हंसने लगे। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं। देखिए वही अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहते हैं, मैं हंसी का कारण समझता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जब वही अखिलेश यादव सत्ता में रहते हैं, अच्छा, तब उनको ओबीसी की अन्य जातियों को देखने का चश्मा दूसरा हो जाता है। अच्छा, चश्मा बदलना पड़ेगा उनको। अच्छा, ठीक है, और सभी लोगों को समान विचारधारा से ठीक है, अगर चलो ठीक है, क्योंकि आप समाजवाद से हैं, चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप कोई कांग्रेस नहीं है, और सीखना हो तो एक नई राजनीतिक दल इस देश में आज के डेट में बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में आने की, दल आपकी बात कर रहा हूं, हमारी पार्टी, जो देखिए वो किसी भी जात की बात नहीं करते हैं, आपको प्रमोट कर दिया, वो किसी जात की बात नहीं करते हैं। इस देश में एकमात्र पार्टी कही जा सकती है जो जात की बात नहीं। ठीक है, सपा भाई हो गया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, ये जो अभी बोल रहे थे, ये कौन है, किस पार्टी से है? ये गजेंद्र त्रिपाठी है, राजनीति विश्लेषक है भाई ये। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर इसमें कमेंट नहीं करूंगा। आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने कर दीजिए, जो गलत है बोल सकते हैं भाई। नहीं, देखिए अब कोई राजनीतिक है तो वो अपना पार्टी को कमेंट जरूर करते हैं। देखिए जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको सुनिएगा। देखिए, जातिवाद का मूल धारणा जब देश आजादी से पहले भी था और देश आजादी के बाद भी, जल्दी बोलिए। लेकिन जातिवाद की गणना जब हमारे भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 साल के बाद आरक्षण और जातिवाद जनगणना होना चाहिए जी, उसका लेखा जोखा होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग शैक्षिक और आर्थिक, शैक्षिक मतलब शिक्षा, मतलब शिक्षा में
आर्थिक का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में ये समीक्षा होना चाहिए किस वर्ग के लोगों ने ज्यादा लाभ लिया। अगर लाभ ले लिया तो उनको अलग किया जाए, जिनको नहीं मिला है उनके समकक्ष वालों से नीचे जो है उनको जगह मिलना चाहिए। यही तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। ठीक है, फिर सामाजिक न्याय इस रिपोर्ट के लिए भारतीय जनता ठीक है, सफर सर बोलेंगे न सपा तैयार सफर भाई। हाँ, बड़े व्यग्र हो रहे थे नितिन भाई की बात का जवाब देने के लिए। देखिए, हाँ, ये पिछड़ा की बात कर रहे हैं नितिन भाई, समाजवादी पार्टी की बड़ी अच्छी व्याख्या की समाजवाद सबको लेके चलना। हाँ, तो नहीं चलता क्या वो? मैं पूछना चाहूंगा हाँ, कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, तो कितनी पिछड़ी जातियों को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया और कितने थे? सब के सब जो भी थे 56-57 लाल बत्तियां इनके परिवार की रहती थी। अच्छा। और वो ओबीसी के नाम पर छलने का काम किया, ओबीसी के नाम पर छलने का काम किया। नितिन जी, फिर मिर्चा लगेगा मैं बोलूंगा बीच में। ओबीसी के नाम पर छलने का काम किया। आज अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, वो दिन भूल गए जब बहन जी कुर्सी पर बैठती थी, बाकी सब स्टेज पर खड़े रहते थे और जमीन पर बैठाया जाता था। वो दिन भूल गए आप? अच्छा, उस वक्त बैठाया जाता था। आपने कहा था उस वक्त कहाँ थे? नाम बताइए। ये मूर्खतापूर्ण बातें आपको बोलना चाहिए, तो झूठ बोलने की पार्टी है। आपको बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। बसपा भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। आपकी सरकार से पीड़ित होकर के चढ़ गुंडों की छाती पर ये नारा किसने दिया था? आपसे पीड़ित होकर ये गुंडावादी पार्टी है, समाजवादी नहीं, गुंडावादी पार्टी। आपकी सरकार में 150 दंगा हुआ, ये जनता भूल नहीं रही है, इसको ध्यान रखेगा। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के नाम पर छलने का काम किया और सिर्फ एक जाति को लाभ मिला, सिर्फ एक जाति को लाभ मिला। परिवारवादी पार्टी है, पूरे परिवार को लाभ दिया आपने। सदन में मुख्यमंत्री जी जवाब दिया, जवाब नहीं दे पाए। नहीं, जवाब आप दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ना, जवाब दीजिए। ओबीसी के सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश के अपराध में स्थिति कहाँ है? आप भी सत्ता रहे हैं, आपके परिवार के 2 मुख्यमंत्री। पहले तो ये बोलना सीखो, पहले आप बोलना सीखो, 56-57 समाजवादी परिवार जवाब देना सीखो। जवाब देने की तमीज नहीं, चिल्ला रहे हो मंत्रियों के। आप समाजवादी नहीं, गुंडावादी पार्टी हो, यादववादी पार्टी हो, पहले तो मुस्लिम विरोधी हो। आदमी से ये पूछो कि समाजवादी पार्टी के 5 परिवार के मंत्रियों के नाम बताएं। चलिए, बता रहा हूँ आपको। 5 नाम बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जाति में बांटने का काम नहीं करती। सबका साथ सबका विकास की बात करती है। 1 मिनट पर सवाल पूछा, उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के 5 मंत्रियों का नाम बता दीजिए। उनके परिवार के सांसदों विधायकों का नाम बता दूंगा। मंत्री के नाम बताइए। अरे 5 मंत्रियों के नाम बताओ, गिन लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। 56-57 मंत्री बता रहे हो, जैसा इनका चाहे मुख्यमंत्री। 46 मुख्यमंत्री कहता है परिवार में 56 एसडीएम यादव, 57-58 मंत्री यादव। कहाँ ले जा रहे हैं ये देश को? बताइए ना, ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप बताइए, इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे, योगी जी के परिवार का कौन मंत्री बताइए? इतना झूठ बोलोगे, चाहिए मोदी जी के परिवार का मंत्री बताइए और योगी जी के परिवार का मंत्री बताइए, कौन है? बताइए। एक तरफ अरे आप बताओ यार, सदन में कहता है, आप बताओ मुख्यमंत्री। अरे आप बताओ, आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में कहता है नितिन जी बताइए, ये मायावती से गठबंधन किया था, 56-57 मंत्री। अरे सुनो, हमारी भी सुनो, बहुत सुना चुके तुम। अच्छा तुम सुना, पहले झूठ बोल लो, पहले आपको नहीं सुनेगा, सुन चुका, जितना सुनना था सुन लिया। सुन लो जवाब, सुन लीजिए। गौरव जी इसी झूठी बोल लेना तो नेशनल चैनलों पे झूठी रोका जाएगा तो झूठी। ओबीसी के नाम पर छलने का काम किया आपने। ठीक है सबर भाई, आप जवाब दीजिए, मैं जवाब देंगे। बोलिए, मैं जवाब दीजिए। बहुत बोल लिया, बताइए, जवाब दीजिए आप इनको। देखिए ऐसा है गौरव जी कि समाजवादी पार्टी, देखिए भाजपा कैसे किसी प्रोपेगेंडा लाती पहले। अरे आप गुंडावादी पार्टी कहिए ना, समाजवादी पार्टी। अरे यार जवाब भी नहीं देने देगा यार। जवाब लीजिए, आपको मौका मिलेगा। गौरव जी छोड़ ही दिया जाए। नहीं बोलिए, अब तो समय कितना बचा है? 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट बचे हुए। बोलिए अपनी बात करिए। बोलिए, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, आखिरी चुनाव चल रहा है। अस्तित्व तो अभी पता चलेगा तुम्हारा कि 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है, पता चल जाएगा। जी बोलिए, बता दिया है ना। देखिए समाजवादी पार्टी में
हमेशा सबका साथ दे और सबका विकास के झूठा नारा देते हैं, उसको असली साकार करने का काम समाजवादियों ने किया। अब आपको पिछड़ों के नाम बताते हैं कि किन किन पिछड़ों को समाजवादी पार्टी ने, सबसे निचले पायदान से शुरू करता हूं। एक नाम दुर्गेश वाल्मीकि, जो झाड़ू लगाया पार्टी कार्यालय में पानी पिलाने का काम करता था, उसको नेताजी ने उठा करके कहां से कहां आयोग का चेयरमैन बनाने का काम किया। दयाराम प्रजापति समाज से, विश्वकर्मा रामासरे विश्वकर्मा समाज से, साहू समाज से राम नारायण साहू, कुर्मी समाज से लेकर के आदरणीय वर्मा जी उस जमाने में होते थे, राकेश वर्मा से लेकर के आपको जाति राजपाल कश्यप से लेकर विशंबर निषाद से लेकर के जात का नाम बताओ कि इस जात का प्रतिनिधित्व। अनिल राजभर उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे, हमारा रामाचार्य, कितने जातियां लोग पिछड़ों की, जो जात पिछड़ों की है हर जात का प्रतिनिधित्व समाजवादी सरकार में रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कहां से ले आते, बोले 46 में 56, मतलब 46 में 56 एसडीएम भर्ती करवा देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने सदन में आंकड़ा दिया कि जब 11 में सरकार थी मायावती की, तब 30 में से 6 थे, 12 में जब सरकार हुई तो 4 थे, 13 में 5 थे, यानी कि दूसरे सरकारों में ज्यादा थे मायावती की सरकार में, हमारी सरकार में तो कम थे। ये फिर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अभी इनके यहाँ तमाम यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई है। ये बताएं कि एक जात विशेष के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक तरफा ठाकुरे भर्ती गए, आप बनारस तमाम यूनिवर्सिटियों के जो अभी प्रोफेसरों भर्ती हुई है उनके नाम उठा के देख लो लिस्टों की, एक जात की पूरी लगातार भर्ती की गई है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आएंगे और बोलेंगे 56-57 मंत्री। अरे इनको मंत्रिमंडल का ज्ञान नहीं है कि कितना बड़ा कैबिनेट होता है, कितने राज्य मंत्री होते हैं। 56 तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं होते उत्तर प्रदेश में दादा, इतना तो पढ़ के आया करो। 56-57 मंत्री परिवार के, अरे बताओ ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उस परिवार का कौन मंत्री था? शिवपाल सिंह यादव के अलावा, चूंकि उनका अपना एक प्रतिनिधित्व कर था, 2 नाम, अगर परिवार की बात की 2 नाम, तीसरा नाम बताने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन ले आएंगे 56-57 मंत्री, 56-57 मंत्री। ये क्या बेवकूफी की बातें करते हो? जनता देखती, थोड़ा सा ऐसे बात किया करो कि सबका साथ, हर प्रजापति हो, कहार हो, कुमार हो, लोहार हो, चेली हो, तमोती हो, सब कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, सबका प्रतिनिधित्व समाजवादी सरकार में रहा है। और ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करने की बातें करते हैं। भाई बोलिए। देखिए, बीजेपी के बारे में बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी का एक बयान है, इन्होंने इस पे साफ कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करती। अच्छा, अमित शाह जी ने कल बयान दिया है। ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2017 में जब इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था यहाँ से लड़ने के लिए? अच्छा, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। और जो लीडर मुसलमानों में बड़े निकल गया है, बीजेपी ने उनको जानबूझ करके टारगेट करके उनको नस्ल नाबूद करने की लगातार कोशिश की। अच्छा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूँ? बता दीजिए। और इतने मुकदमे लाते कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। अच्छा, उसने भी कहा भाई अब तो अति हो गई है, इतना ना किसी को परेशान करो। अच्छा। तो बीजेपी को जिस पार्टी से और जिस व्यक्ति से बीजेपी को खतरा होता है कि वो पार्टी, वो व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचा देगा, बीजेपी हमेशा उसके पीछे पड़ जाती है। याद दिला दूं आज की डेट में कि जब मनीष सिसोदिया को अभी गिरफ्तार किया गया था, तो तमाम पार्टियों के लोगों ने पत्र लिखा समर्थन में, पर जिन नेता की आप बात कर, जिन मुकदमे दागे गए, उनके लिए किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, ना आवाज उठाई। देखिए, हर पार्टी, देखिए जब भी कोई अन्याय, मैं खुद गवाह इस बात का। मैं जिस चैनल पे गया हूँ उस चैनल पे मैंने उसका विरोध किया है। अच्छा। और यही नहीं, रूप से बड़े मुंह से बड़े जितने भी बड़े चैनल है, सब पे मैंने विरोध किया है। और मैंने लगातार इसके बारे में बोला है, अगर अन्याय किसी के लिए साथ हो रहा है, अच्छा, जो भी व्यक्ति हो, अच्छा, भारत के हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन। सुन लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। और मैं सबसे कह रहा हूं, अगर किसी भी भाई के साथ हमारा अन्याय होता है, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे वो ठाकुर भाई हो, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे ओबीसी हो, मैं आम आदमी पार्टी से सैयद मतलब की सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। जब इन्होंने बीजेपी ने ब्राह्मणों का, तो मैंने अपने नाम के आगे पंडित सैयद मोहम्मद तकी लगा दिया था कि आप बताइए आप किसी का न्याय करेंगे आप। अच्छा। तो मैं मुखर होकर बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी मुखर होकर बोलती है। अच्छा। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करना है। और देखिए, एक सर्वे आया, उस सर्वे में कहा जा रहा है कोई पार्टी अगर
मिंट का सर्वे, कोई पार्टी अगर बीजेपी को चैलेंज कर सकती है आने वाले 2024 में, तो उसमें सबसे बड़ा सर्वे लोगों ने पसंद किया आम आदमी पार्टी को। अच्छा। और आम आदमी पार्टी, अभी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ ने भी ये बात कही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के जनता के मुद्दों की बात करती है, स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल देखिए आप, स्कूल देखिए, स्कूलों में छतें टपक रही हैं, सरिया गिर के लड़के की मृत्यु हो गई है अलीगढ़ के पास, सांप ने काट लिया, दूध में एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध नहीं आ रहा है, ठीक है, हो गया, नमक से रोटी बात आ गई, शिक्षक नहीं, बात आ गई, तानाशाह है बीजेपी, ठीक है, बात आ गई आपकी, जवाब समर्थन देंगे, ठीक है, तानाशाह है, बना दिया, ठीक है, जवाब समर्थन देंगे, सवाल भाई जवाब, प्रमोशन नहीं हो रहा लोगों का। गौरव जी जी देखिए, ये सब है पीढ़ा। अच्छा। और ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में जनता आ की रही पीड़ा है। है, ये सबका साथ, जनता की पीड़ा है, सबका साथ, जनता की परेशानी है, सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है। ये अभी चुनाव में पता चल जाएगा। और और आप देखिए, ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की, 27 माह एक नेता जेल में रहे और गुंडागर्दी पार्टी के मुखिया मतलब नहीं है भाई, मतलब नहीं है, जेल में अरे क्या जवाब देंगे? इनके मंत्री को ईडी उठा ले गई, क्या जवाब देंगे? इनके मंत्री को ईडी उठा ले गई, पूछना चाहती है, इनके मंत्री को ईडी उठा ले गई। प्रधानमंत्री जी का अदानी से क्या रिश्ता है? ईडी को जवाब दीजिए, ईडी को पहले जवाब दीजिए, पहले ईडी को जवाब दीजिए। आपके मंत्री जेल में है, आपके मंत्री ईडी को नहीं जवाब दीजिए, आपके मंत्री किसी को समझ में नहीं आया, जो हमारे मंत्री को ईडी उठा ले गई, आपके मंत्री को ईडी उठा ले गई, आपके मंत्री को ईडी उठा ले गई। ऐसे नहीं होगा, मैं डिपार्टमेंट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, बारी बारी बोलिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा। या आप बोल लीजिए, इनको बोल लीजिए, क्या ठीक है, गर्व हो गया, आपकी बात आ गई, समर्थन जवाब देंगे, बाकी मैं मान रहा जो भ्रष्टाचार कर रहा है बीजेपी के अंदर है, ताकि भाई हो गया, सवाल में जवाब मंत्री वाला बैठा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी विभाग की स्थापना इसीलिए की थी कि जो भी हो, चाहे किसी भी दल का हो, आज इनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, ईडी को जवाब दे रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, मैंने कहा ईडी जांच कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, पूछताछ कर रही है, पूछताछ कर रही है, पूछताछ कर रही है, पूछताछ कर रही है। ईडी उठा कर ले गई, ये शर्म की बात है। ईडी उठा कर ले गई, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। ईडी उठा कर ले गई, पूछताछ कर रही है, शर्म की बात है। दूसरी चीज जिन्होंने कहा सच्चर कमेटी, आपने देखा आजादी के बाद से मुसलमानों को जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने धराशायी किया, और जब वो सरकार में दोबारा आए तो उन्होंने सच्चर कमेटी की जांच कराई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की बात की, मदरसों का आधुनिकीकरण किया, और 2200 मदरसे के बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बैठे, और 1800 बच्चे मदरसे के यूपीएससी में मदरसे जो अनऑथराइज चल रहे थे उनको बंद किया है और बंद करेंगे। ये ज़कात माफिया जो मदरसे चला रहे हैं, ये ज़कात माफिया के मदरसे बंद किए हैं, ज़कात माफियाओं के मदरसे उनको बंद किया गया है। और अनऑथराइज चल रहे थे, बगैर लाइसेंस के चल रहे थे, बगैर कागज के चल रहे थे, दुकानें चल रही थी, मदरसों के नाम पर छला जा रहा था, मुस्लिम लोगों को छला जा रहा था। और मैं आपको बताता हूँ गौरव जी, इनको शांत करिए, बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ मैं। ये ज़कात माफियाओं के मदरसों को बंद किया गया। 8200 मदरसे अनऑथराइज चल रहे थे। अरे कजी जी, क्या बात करोगे आप? मुसलमानों ने लूटने का काम किया, चले हो गया, प्यारा मार्ग बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अगर आप ऐसे बोलेंगे, आपका मंत्री हो गया भाई, गला फाड़ चिल्लाना मतलब नहीं है, आपका मंत्री गला फाड़ चिल्लाना मतलब नहीं है, बारी बारी बोलिए, आपकी बात है, आप अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करेंगे, ईडी के घेरे में शर्म आनी चाहिए आपको। जनता आपको देख रही है, जनता सुन रही है, जनता आपको। दोनों का डाउन की जाए, ठीक है, जयराम भार्गव जी बोलिए। देखिए गौरव भाई, आवाज कम की जाए तो बात तो अच्छी बात आएगी, क्योंकि इतना चिल्ला चुपड़े में तो बात नहीं है। देखिए सभी पार्टियों के लोग, जब ये लोग, अगर आप लोग ऐसा किया, जब मैं डिबेट ही बंद कर दूंगा, हो गया तक सैयद मोहम्मद तकी, मुझे सबकी पता है, मुझे एक मिनट मुझे ना बताओ, मैं सब पता है कौन कितने पानी में है,
कौन कौन पार्टी कितने पानी में मुझे बताओ। जनता जानती बिना है कौन बस कितने बस पानी हो में गया है। हो गया, आपको। मुझे ना बताया कोई, जनता जवाब मुझे सब देगी। पता है कौन कितने पानी में है, बिना आधार के कौन क्या होता है मुझे पता है। कृपया इस डिबेट को दोबारा आगे बढ़ा। जरा भाई आगे बढ़िए, जरा भाई प्लीज। जी देखिए, जी आज देश में जो है शिक्षा फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री कर दिया गया, देश की सरकारें हो या प्रदेश की सरकारें, जी स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर अगर सरकारें काम करें तो मेरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जी मेरे देश की महंगाई खत्म हो जाएगी, जी मेरे देश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा, जी मेरे देश की जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जब पढ़ा लिखा समाज होगा उसके अंदर खुदे चेतना आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे देश की ऐसे लोगों को जेल डाल दिया जाता है जी। जो शिक्षा काम करते हैं, स्वास्थ्य काम करते हैं, उनको जेल में दिया जाता है। फाइनल कमेंट दूंगा ना, अभी मौका मिलेगा आपको, उनको आवाज देने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, सबको, सब लोग आए, मेरे सब मेहमान है मेरे भाई। बोलिए दयाराम भाई, बात जी गौरव भाई जी। ये मुझसे सवाल कर रहे थे क्या? हाँ मैं कह रहा दयाराम भाई, ऐसे लोग जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, उनको जेल में दिया जाता है। जैसे मनुष्य सिसोदिया सतेज जैन को जेल में दिया गया कि जेल जाने का डर है भाई, बताइए। अरे देखिए देखिए, आपने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया, जेल गए। आपका जो दारू का मामला है और उसको स्वीकारिए, वो कानून का काम है, वो कोर्ट बताइए का दारू काम का मामला क्या है? उस पे आपको अब चैलेंज सुनिए, कर रहा हूं, अब सुनिए तो भाई, अब मुझे देखिए ईडी बताएगी अभी। दयाराम भार्गव बड़ी साहब, मैं समस्या है। आपसे चैलेंज करता अरे हूं, आप प्रवक्ता चैलेंज जी, करके अभी ईडी बताइए बताएगी। कि आबकारी घोटाला क्या है? ईडी बताएगी बताइए आपको। मुझे आबकारी घोटाला क्या है? ईडी बताएगी। आप तो प्रवक्ता है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। ईडी का काम है, ईडी कर रही है। ईडी बताएगी तभी साहब। ये दोनों एक मुझे हफ्ता, बता दें आबकारी एक हफ्ते घोटाला बाद, क्या है? एक हफ्ते के इनको अंदर ईडी बता दें। बताएगी। फर्जी घोटाला, एक- फर्जी डिग्री वालों को एक हफ्ते फर्जी के अंदर घोटाला ईडी है। बताएगी। दोनों फर्जी डिग्री लिए बैठे हैं, फर्जी घोटाले लगा रहे हैं। बता दे दोनों लोग कौन सा घोटाला आप करी थी? एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, चैनल पे एक चैलेंज कर एक रहा हूं। हफ्ते के अंदर, गौरव भाई को आप एक पैसा हफ्ते के देना अंदर नहीं ये मिलेगा। फर्जी चैनल तो में लाइव शर्मिंदगी चैनल पे उठानी आप पड़ेगी। चैलेंज करें कि फर्जी ये चैनल दोनों पर बता दें शर्मिंदगी आपको उठानी क्या है? पड़ेगी। बताइए दयाराम भार्गव, शर्म से तार-तार हो घोटाला। जाएंगे, बताइए शर्म से तार-तार हो जाएंगे, शर्म किसी से को तार-तार हो बताइए जाएंगे। घोटाला क्या है? ईडी पूछताछ कर रही है, आबकारी। ईडी पूछताछ कर रही है। तकी साहब जज्बाती ना होइए, वरना शर्मसार होना पड़ेगा आपको। अच्छा क्या अरे शमशान हम गर्व करने वाले लोग हैं, हमें देश पे गर्व है, अपने कानून पे गर्व है, बाबा भीमराव अम्बेडकर पे गर्व है। शमशान तो मोदी जी होते हैं। हमें जो ईडी पे कहते हैं गर्व है, भारत का जो हमें ईडी पे दुर्भाग्य गर्व बात है, हो गया, सब हो गया। हमें ईडी पे गर्व है, हमें ईडी पे गर्व है, हो गया, हमें ईडी पे गर्व है, ईडी पे गर्व है, ईडी पे गर्व है, हो गया, हो गया, ईडी पे हो गया। गर्व है। आप लोग तकी साहब ईडी पे आप गर्व लोग है। मंडी पर बताइए बस, दूध प्लीज। का दूध, पानी का पानी करेगी ईडी। ईडी पे गर्व है हमें, हमें ईडी पे गर्व है कि हमारी सरकार ने ऐसा विभाग बनाया। सबका पता है बीजेपी के कौन अंदर। क्या है, मैं सबका पता है। ठीक है, दयाराम भाई अपनी बात पूरी करिए, नितिन भाई अपनी बात पूरी करेंगे, जल्दी बोलिए आगे, अंतिम समय बोलिए। देखिए गौरव जी। भाई हमारे समाज, हमारे जो आम आदमी पार्टी के हाइपर हो रहे हैं, हाइपर नहीं होना चाहिए जनाब। अच्छा कोर्ट किस लिए हमारे देश बना, कानून किस लिए है? जी अरे लांछन तो लगता ही रहता है, सवाल पूछ रहा हूं, हाइपर न्याय का काम है, न्यायालय का बताइए काम है। आबकारी दूसरी घोटाला बात, क्या है? ईडी बताएगी, एक सिंपल घोटाला से पूछ रहा हूं, ईडी हाँ, बताएगी, एक क्षमा हफ्ते के से पूछ अंदर, रहा हूं। एक हफ्ते के अंदर ईडी बताएगी, ईडी बताएगी, मैं लगातार एक हफ्ते के अंदर ईडी बताएगी। आप बताइए ना, आप परेशान ना हो, चलो, ठीक है, हो आप गया। परेशान ना चलो, होइए। ठीक है, हो गया। नितिन भाई आप अपनी बात परेशान पूरी ना करिए। होइए। नितिन यादव अपनी बात पूरी करिए। नितिन भाई बोलिए। ईडी बता रही ना अभी यहाँ आप। तो कुश्ती होनी शुरू हो गई। गौरव भाई, जी डिबेट आज पिछड़ों के मुद्दों वही तो पर कह रहा हूँ, जाना मैंने मुद्दे कहाँ लेके कहा चले जाते हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है ये पिछड़ों की हकमारी करने का काम करती है। आज भी देखिए उसने पिछड़ों की हकमारी करी ली और पूरी तरीके से पिछड़ों मामले को को छलने कहां का ले काम- जा करके पिछड़ों और को किस छलने तरीके का से काम- डाइवर्ट कर दिया। पिछड़ों को फिर छलने का ये काम जाहिलियत गुंडावादी पार्टी ने ये किया। पिछड़ों का जाहिलियत सरकार की बातें करते हैं, पिछड़ों इसलिए का- दोबारा हमें अब आज मैं लेकिन फाइनली कहता हूं कि मैं सफात हुसैन के साथ कोई डिबेट नहीं करूंगा। इनको न पढ़ना है न लिखना है, ये 56 एसडीएम बता देंगे, आप बताइए ना, 57 मंत्री, आप जवाब दीजिए। 57 मंत्री पिछड़ों को छलने का काम किया, मंत्री बता देंगे। बस्तर अरे के हमने दलितों तो को नाम छलने का बताया, काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ ये स्टूडियो पर ढाल के गुंडा करवाते हैं, ठीक बात नहीं है। इतना प्यार है। साथ सबका विकास। ये स्टूडियो पर ढाल के गुंडा करवाते हैं, ठीक नहीं नितिन है। भाई ये आप सत्ता की गुंडाई, गुंडावादी ये सत्ता गुंडावादी की पार्टी, ये सत्ता की गुंडाई देखिए स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। अच्छा। अभी इसके पिछली डिबेट में आपने देखा था एक सत्ता के गुंडे अरे ने आप- किस तरीके से आपके- पत्रकार के आपके मुंह में मुख- पानी आपके- मारा था और एक आपके दूसरा मुखिया- सत्ता का गुंडा बैठ के अरे दूसरों की आपके आवाज मुखिया- दबाने की कोशिश कर रहा है। आपके मुखिया ये आपके सत्ता का आपके गुंडा नेता से दूसरों मिलने की नहीं गए आवाज 27 दबा रहा महीना, है, जातिवाद लोगों को वाली बोलने पार्टी नहीं हुआ। दे रहा है।
इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप बताइए, इससे ज्यादा गुंडाई क्या हो सकती है? अरे बताइए, अखिलेश जी मिलने गए थे, जाहिलियत के तरीके बोलता चला जा रहा है। अखिलेश जी मिलने गए थे रामपुर, रामपुर बताइए मिलने गए थे अखिलेश जी, गजेंद्र त्रिपाठी बोलेंगे 27 महीना जेल में रहे एक कद्दावर नेता थे। क्या हुआ? अरे वो मुस्लिम समाज से मुझे इसलिए दर्द हो रहा है। वो बलात्कारी, वो तड़ीपार अमित शाह, वो तड़ीपार अमित शाह का क्या हाल है? अभी चुप हो अरे जवाब दे दीजिए। तड़ीपार का पता है ना? वो गृह मंत्री तड़ीपार, चलिए बोलिए। ऐसा है, तड़ीपार के बारे में जानते हो? राजनीतिक दल जितने भी हैं जी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। चलिए जब मौका मिलता है सब एक दूसरे के साथ आते हैं, जी। सरकार बनाते हैं। जी बिहार में लालू प्रसाद जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के समर्थन से बने। अच्छा ठीक, आज वो बीजेपी के धो विरोधी हैं। अच्छा मौका मिल जाए तो अभी साथ आ जाएंगे। अच्छा तो हर राज्यों में, चाहे आप जम्मू कश्मीर में बीजेपी जिनको डंडे से भी छूना नहीं चाहती थी, उनके साथ में गलबैया की, वहां पे सरकार बनाई। सुन लीजिए सवाल भाई, सुन रहे हैं ठीक है, तो सरकार 370 भी हटाई। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, 370 भी हटाई। जो अच्छा की उपलब्धि भी बताइए, जो अच्छा किया उपलब्धि बीजेपी, बताइए। वो पूरे आज कांग्रेस के लोग जाकर के वहां बर्फ पे घूमते हैं। देखिए बताइए, इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। देखिए डिबेट नहीं, पहले आप दोनों बातें करिए। इस तरीके डिबेट देखिए आप पत्रकार हैं, आपको दोनों बातें करनी चाहिए। इस तरीके से डिबेट नहीं, आपको दोनों बातें करनी चाहिए। देखिए मैं आप कोई पत्रकार राजनीतिक हो, दल नहीं, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ, प्लीज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप दोनों बातें करिए। उपलब्धि भी बताइए, अपनी बात पूरी समस्या करेंगे। यह है, आप उपलब्धि भी बताइए। 370 हटाई, जो देश में किसी की हैसियत नहीं थी। प्लीज 370 हटाई, किसी की हैसियत नहीं थी। 170 हटाया बीजेपी ने। गौरव भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? राष्ट्र ने उसका अभी लेता हूँ स्वागत आखिरी किया। में। जी जी इसमें ऐसे कोई बोलिए दो राय जी। नहीं। जी मुद्दा क्या है? जी, मुद्दा जल्दी यह बोलिए। है कि देखिए। जैसे कि आप दिल्ली में आई जी तो कांग्रेस ने पहली बार उनको वहां पे समर्थन दिया अच्छा और आपने कांग्रेस को खा लिया। अच्छा क्योंकि कांग्रेस इस देश की सबसे कमजोर कड़ी है और आप अपना पूरा ध्यान कांग्रेस को खाने में लगा हुआ है, क्योंकि देश को भी आ गया समझ में कि अब कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं सकती है। इसलिए बीजेपी से लड़ने के लिए एक पार्टी खड़ी हो रही है और बीजेपी का अब सीधा सीधा निशाना कहां है? तो आप पर है अच्छा कि आपको कैसे खत्म किया जाए। अच्छा। क्योंकि ये कांग्रेस हटाने के चक्कर में एक दूसरी पार्टी वहां पे खड़ी हो गई। अच्छा। और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में आप आते हैं हाँ। तो जिसको भी लड़ना होगा वो अखिलेश यादव से ही लड़ेगा। क्या बात, वो सामान्य नहीं है। बीजेपी भी जानती है कि हमसे यहाँ पर कोई भी 25 करोड़ की टक्कर आबादी लगेगा। उत्तर प्रदेश की, एक देश के बराबर। मैं क्या कह रहा हूँ, 25 करोड़ की आबादी यहाँ जो दल है के वो अपने आप में बहुत यह मजबूत है। दो ऐसे दल हैं जी। जो ढांचगत व्यवस्था में बहुत मजबूत है। जी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में संघ से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा चलो, है। ठीक है। और समाजवाद उसी पर आधारित अपनी भी व्यवस्था के साथ उनसे ठीक है, लड़ता है। ठीक है, हो गया। सबसे बड़ी कड़ी जो साइलेंट यहाँ पर बैठी हुई है, जो निर्धारण करती है वोट का हार और जीत का, वो है आपका बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ठीक। जिसका कोई भी यहाँ पर प्रवक्ता नहीं आता है। ठीक है, ठीक यह हो गया उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। हो गया। धर्म भाई आखिरी कमेंट जल्दी बोलिए, 30 सेकंड जल्दी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आज डिबेट था जो है जी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपा उस पर कोई चर्चा नहीं किया। सभी भाई इधर से उधर डाइवर्ट कर दिए। 25 करोड़ जनता को ओबीसी समाज के लिए क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 79 पिछड़ी जातियां हैं, उसमें 12 जातियों ने लाभ ले लिया है पिछड़ी जाति के लोगों को। हम बार बार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम हर चैनल पे, उत्तर प्रदेश के जो भी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, कसम खाइए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करवा रहे हो भाई? अच्छा। आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा दो, सबको समान अधिकार मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। और अगर नहीं मिलेगा तो यही अब पिछड़ा, यही अब दलित आपको 2024 में सबक सिखाने का काम करे। ठीक है दयाराम भाई, तो आंदोलन ये होना चाहिए कि इन 12 लोगों को ओबीसी से मुक्ति दिलाना चाहिए, इनको जनरल में लाना चाहिए। लड़ाई फिर यहाँ से स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी करे ना भाई। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? सड़क पे आइए, आप सड़क पे आइए, लड़िए। देखिए, सड़क से लेकर के विधानसभा हो गया भाई, हो गया सड़क से समय पूरा हो गया, विधानसभा तक समय पूरा हो गया। लड़ना होगा और बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। हो गया, बिना लड़े कुछ मिलने
मिलने वाला नहीं है, इसके लिए तो आप पहले आप तो जाइए। 12 जो जातियां हैं इनको जनरल में लाना पड़ेगा। हो गया भाई, हो गया। ओबीसी का कल्याण आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिसका चर्चा थी ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है, जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगी और जल्दी इस पर फैसला आएगा और जल्दी इंतजार पूरा होगा। निकाय चुनाव की शुरुआत कब होगी? निकाय चुनाव 24 के चुनाव का सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश में, कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के माध्यम से तैयारियां परखी जाएंगी, रणनीति परखी जाएगी और आने वाले समय में किसका जनाधार बढ़ेगा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तमाम तरह के कसौटी है, उस पर कौन यहाँ खड़ा उतरेगा, जनता किसको जनाधार देगी, ये भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी कई राज्यों के चुनाव भी बाकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं और उसके बाद आम चुनाव, यानी बीजेपी सरकार की हैट्रिक या बदलाव क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता के बीच जो जाएगा, विरोध करेगा, संघर्ष करेगा, जनता जनाधार उसी को देती है। केवल ट्वीट से, वादों से, सपनों से राजनीति नहीं चलती और ना चलने वाली है, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती आंदोलन, मेहनत और संघर्ष पर टिकी है, ना कि सोशल मीडिया की राजनीति पर। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।